जैव प्रक्रम हम जैव, सजीव अथवा अजैव, निर्जीव में कैसे अंतर स्पष्ट करते हैं। यदि हम कुत्ते को दौड़ते देखते हैं या गाय को जुगली अथवा गली में एक इंसान को जोर से चीखते हुए देखते हैं तो हम समझ जाते हैं कि ये सजीव है। यदि कुत्ता, गाय या इंसान सो रहे हैं तो क्या तब भी हम यही सोचेंगे कि ये सजीव है। लेकिन हम यह कैसे जानेंगे? हम उन्हें सांस लेते देखते हैं और जान लेते हैं कि वे सजीव है। पौधों के बारे में हम कैसे जानेंगे कि ये सजीव हैं? हम में से कुछ कहेंगे कि ये हरे दिखते हैं, लेकिन उन पौधों के बारे में क्या कहेंगे जिनकी पत्तियां हरी न होकर अन्य रंग की होती है? वे समय के साथ वृद्धि करते हैं, अतः हम कह सकते हैं कि सजीव वे हैं। दूसरे शब्दों में सजीव के सामान्य प्रमाण के तौर पर कुछ गतियों पर विचार करेंगे। ये वृद्धि संबंधी या अन्य गतियाँ हो सकती हैं, लेकिन वह पौधा भी सजीव है जिसमें वृद्धि परिलक्षित नहीं होती। कुछ जंतु सांस तो लेते हैं परंतु जिनमें गति स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देती, वे भी सजीव हैं। अतः दिखाई देने वाली गति जीवन के परिभाषित लक्षण के लिए पर्याप्त नहीं है। अति सूक्ष्म स्केल पर होने वाली गतियाँ आँख से दिखाई नहीं देती हैं। उदाहरण के लिए अणुओं की गतियाँ। क्या यह अदृश्य आणविक गति जीवन के लिए आवश्यक है? यदि हम यह प्रश्न किसी व्यावसायिक जीव विज्ञानी से करें तो उसका उत्तर सकारात्मक होगा। वास्तव में विषाणु के अंदर आणविक गति नहीं होती जब तक वे किसी कोशिका को संक्रमित नहीं करते हैं। अतः इसी कारण यह विवाद बना हुआ है कि वे वास्तव में सजीव हैं या निर्जीव। जीवन के लिए आणविक गतियाँ क्यों आवश्यक हैं? पूर्व कक्षाओं में हम यह देख चुके हैं कि सजीव की संरचना सुगठित होती है। उनमें ऊतक हो सकते हैं, ऊतकों में कोशिकाएं होती हैं, कोशिकाओं में छोटे घटक होते हैं। सजीवों की यह संगठित एवं सुव्यवस्थित संरचना समय के साथ साथ पर्यावरण के प्रभाव के कारण विघटित होने लगती है। यदि यह व्यवस्था टूटती है तो जीव और अधिक समय तक जीवित नहीं रह पाएगा। तो जीवों के शरीर को मरम्मत तथा अनुरक्षण की आवश्यकता होती है, क्योंकि ये सभी संरचनाएं अणुओं से बनी होती हैं। अतः उन्हें अणु को लगातार गतिशील बनाए रखना चाहिए। सजीवों में अनुरक्षण प्रक्रम कौन से हैं? आइए खोजते हैं। जैव प्रक्रम क्या है? जीवों का अनुरक्षण कार्य निरंतर होना चाहिए। यह उस समय भी चलता रहता है जब वे किसी विशेष कार्य नहीं करते हैं। जब हम सो रहे हों अथवा कक्ष में बैठे हों, उस समय भी यह अनुरक्षण का काम चलता रहना चाहिए। वे सभी प्रक्रम जो सम्मिलित रूप से अनुरक्षण का कार्य करते हैं जैव प्रक्रम कहलाते हैं, क्योंकि कभी क्षति तथा टूटे फूटे रोकने के लिए अनुरक्षण प्रक्रम की आवश्यकता होती है। अतः इसके लिए उन्हें ऊर्जा की आवश्यकता होगी। यह ऊर्जा एकल जीव के शरीर से बाहर आती है, इसीलिए ऊर्जा के स्रोत का बाहर से जीवों के शरीर में स्थानांतरण के लिए कोई प्रक्रम होना चाहिए। इस ऊर्जा से स्रोत को हम भोजन तथा शरीर के अंदर लेने के प्रक्रम को पोषण कहते हैं। यदि जीव में शारीरिक वृद्धि होती है तो इसके लिए उसे बाहर से अतिरिक्त कच्ची सामग्री की आवश्यकता होगी, क्योंकि पृथ्वी पर जीवन कार्बन आधारित अणुओं पर निर्भर है। अतः अधिकांश खाद्य पदार्थ भी कार्बन आधारित है। इन कार्बन स्रोतों की जटिलता के अनुसार विविध जीव भिन्न प्रकार के पोषण प्रक्रम प्रयुक्त होते हैं। चूंकि पर्यावरण किसी एक जीव के नियंत्रण में नहीं है, अतः ऊर्जा के ये बाह्य स्रोत विविध प्रकार के हो सकते हैं। शरीर के अंदर ऊर्जा के इन स्रोतों के विघटन या निर्माण की आवश्यकता होती है, जिससे यह अंततः ऊर्जा के एक समान स्रोत में परिवर्तित हो जाने चाहिए। यह विभिन्न आणविक गतियों के लिए एवं विभिन्न जीव शरीर के अनुरक्षण तथा शरीर की वृद्धि के लिए आवश्यक अणुओं के निर्माण में उपयोगी है। इसके लिए शरीर के अंदर रासायनिक क्रियाओं की एक श्रृंखला की आवश्यकता होती है। उपचयन, अपचयन अभिक्रियाएं अणुओं के विघटन की कुछ सामान्य रासायनिक युक्तियां हैं। इसके लिए बहुत से जीव शरीर के बाहरी स्रोत से ऑक्सीजन प्रयुक्त
करते हैं। शरीर के बाहर से ऑक्सीजन को ग्रहण करना तथा कोशिकीय आवश्यकताओं के अनुसार खाद्य स्रोतों के विघटन में उनका उपयोग श्वसन कहलाता है। एक एक कोशिकीय जीव की पूरी सतह पर्यावरण के संपर्क में रहती है तथा अतः इन्हें भोजन ग्रहण करने के लिए गैसों का आदान प्रदान के लिए या वर्ज्य पदार्थों के निष्कासन के लिए किसी विशेष अंग की आवश्यकता नहीं होती है। लेकिन जब जीव के शरीर का आकार बढ़ता है तथा शारीरिक अभिकल्प अधिक जटिल होता जाता है तब क्या होता है, बहुकोशिकीय जीवों में सभी कोशिकाएं अपने आसपास के पर्यावरण के सीधे संपर्क में नहीं रह सकती है तथा साधारणतः विसरण सभी कोशिकाओं की आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं कर सकता है। हम पहले भी देख चुके हैं कि बहुकोशिकीय जीवों में विभिन्न कार्यों को करने के लिए भिन्न भिन्न अंग विशिष्टीकृत हो जाते हैं। हम इन विशिष्टीकृत ऊतकों से तथा जीवों के शरीर में उनके संगठन से परिचित हैं, अतः इसमें कोई आश्चर्य नहीं है कि भोजन तथा ऑक्सीजन का अंतःग्रहण भी विशिष्टीकृत ऊतकों का कार्य है। परंतु इससे एक समस्या पैदा होती है। यद्यपि भोजन एवं ऑक्सीजन का अंतःग्रहण कुछ विशिष्ट अंगों द्वारा ही होता है, परंतु शरीर के सभी भागों में इनका आवश्यकता होती है। इसी स्थिति में भोजन एवं ऑक्सीजन को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने के लिए वहन तंत्र की आवश्यकता होती है। जब रासायनिक अभिक्रियाओं में कार्बन स्रोत तथा ऑक्सीजन का उपयोग ऊर्जा प्राप्ति के लिए होता है, तब ऐसे उत्पाद भी बनते हैं जो शरीर की कोशिकाओं के लिए न केवल अनुपयोगी होते हैं बल्कि वे हानिकारक भी हो सकते हैं। इन अपशिष्ट उत्पादों को शरीर से बाहर निकालना अति आवश्यक होता है। इस प्रक्रम को हम उत्सर्जन कहते हैं। यदि बहुकोशिकीय जीवों में शरीर अभिकल्पना के मूल नियमों का पालन किया जाता है तो उत्सर्जन के लिए विशिष्ट ऊतक विकसित हो जाएंगे। इसका अर्थ है कि परिवहन तंत्र की आवश्यकता अपशिष्ट पदार्थों को कोशिका से इस उत्सर्जन ऊतक तक पहुंचाने की होगी। आइए हम जीवन का अनुसंरक्षण करने वाले आवश्यक प्रक्रमों के बारे में एक एक करके विचार करें। हमारे जैसे बहुकोशिकीय जीवों में ऑक्सीजन की आवश्यकता पूरी करने में विसरण क्यों अपर्याप्त है। कोई बस सजीव है इनका निर्धारण के लिए है हम किस मापदंड का उपयोग करेंगे। किसी जीव द्वारा किन कच्ची सामग्री का उपयोग किया जाता है। जीवन के अनुरक्षण के लिए आप किन प्रक्रमों को आवश्यक मानेंगे। जब हम टहलते हैं या साइकिल की सवारी करते हैं तो अब हम ऊर्जा का उपयोग करते हैं। उस स्थिति में भी जब हम कोई आभासी क्रियाकलाप नहीं कर रहे हैं, हमारे शरीर में क्रम की स्थिति के अनुरक्षण करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। वृद्धि, विकास, प्रोटीन संश्लेषण आदि में हमें बाहर से भी पदार्थों की आवश्यकता होती है। यह ऊर्जा का स्रोत तथा पदार्थ जो हम खाते हैं वह भोजन है। सजीव अपना भोजन कैसे प्राप्त करते हैं। सभी सजीवों में ऊर्जा तथा पदार्थों की सामान्यतः आवश्यकता समान है, लेकिन इसकी आपूर्ति भिन्न विधियों से होती है। कुछ जीव अकार्बनिक स्रोतों से कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल के रूप में सरल पदार्थ प्राप्त करते हैं। ये जीव स्वपोषी हैं, जिनमें सभी हरे पौधे तथा कुछ जीवाणु हैं। अन्य जीव जटिल पदार्थों का उपयोग करते हैं। इन जटिल पदार्थों को सरल पदार्थों में खंडित करना अनिवार्य है ताकि ये जीव के संरक्षण तथा वृद्धि में प्रयुक्त हो सके। इसे प्राप्त करने के लिए जीव जैव उत्प्रेरक का उपयोग करते हैं, जिन्हें एंजाइम कहते हैं। अतः विषमपोषी उत्तरजीवित के लिए प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से स्वपोषी पर आश्रित होते हैं। जंतु तथा कौ किसी प्रकार के विषमपोषी जीवों में भी सम्मिलित हैं। स्वपोषी पोषण स्वपोषी जीव की कार्बन तथा ऊर्जा की आवश्यकताएं प्रकाश संश्लेषण द्वारा पूरी होती हैं। यह वह प्रक्रम है जिसमें स्वपोषी बाहर के लिए पदार्थों को ऊर्जा संचित रूप से परिवर्तित कर देता है। ये पदार्थ कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल के रूप में लिए जाते हैं, जो सूर्य के प्रकाश तथा क्लोरोफिल की उपस्थिति में कार्बोहाइड्रेट से परिवर्तित कर दिए जाते हैं। कार्बोहाइड्रेट पौधे को ऊर्जा प्रदान करने में प्रयुक्त होते हैं। अगले अनुभाग में हम अध्ययन करेंगे कि यह कैसा होता है जो कार्बोहाइड्रेट
तुरंत प्रयुक्त नहीं होते हैं, उन्हें मंड के रूप में संचित कर लिया जाता है। यह आरक्षित आंतरिक ऊर्जा की तरह कार्य करेंगे तथा पौधों द्वारा आवश्यकता अनुसार प्रयुक्त कर लिए जाते हैं। इसी तरह की स्थिति हमारे अंदर भी देखी जाती है। हमारे द्वारा खाए गए भोजन से व्युत्पन्न ऊर्जा का कुछ भाग हमारे शरीर में ग्लाइकोजन के रूप में संचित हो जाता है। 6CO2 + 12H2O क्लोरोफिल सूर्य का प्रकाश 6C6H12O से ग्लूकोज + 6O2 + 6H2O बन जाता है। ये चित्र 6.11 पत्ती का अनुप्रस्थ काट, निचली बाह्य त्वचा द्वारा कोशिका वायु कोश, हरित कवक, ऊपरी बाह्य त्वचा, मोमी क्यूटिकल, फ्लोएम जाइलम, संवहन पटल, मध्य सिरा, पटल सिरा। अब हम देखते हैं कि प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम में वास्तव में क्या होता है। इस प्रक्रम के दौरान निम्नलिखित घटनाएं होती हैं। क्लोरोफिल द्वारा प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित करना, प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरित करना तथा जल अणुओं का हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन में अपघटित कार्बन डाइऑक्साइड का कार्बोहाइड्रेट में अपचयन। यह आवश्यक नहीं है कि ये चरण तत्काल एक के बाद दूसरा हो। उदाहरण के लिए मरुद्भिद पौधे रात्रि में कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं एवं मध्यस्थ उत्पाद बनाते हैं। दिन में क्लोरोफिल ऊर्जा अवशोषित करके अंतिम उत्पाद बनाता है। आइए देखें कि उपरोक्त क्रियाकलाप अपक्रिया का प्रत्येक घटक प्रकाश संश्लेषण के लिए किस प्रकार आवश्यक है। यदि आप ध्यानपूर्वक एक पत्ती की अनुप्रस्थ काट का सूक्ष्मदर्शी द्वारा अवलोकन करेंगे, चित्र 1.6 में तो आप नोट करेंगे कि कुछ कोशिकाओं में हरे रंग के बिंदु दिखाई देते हैं। ये हरे बिंदु कोशिकांग हैं जिन्हें क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। इनमें क्लोरोफिल होता है। आइए हम एक क्रियाकलाप करते हैं जो दर्शाता है कि प्रकाश संश्लेषण के लिए क्लोरोफिल आवश्यक है। क्रियाकलाप 6.1 गमले में लगा एक सबलीत पत्ती द्वारा पौधा लीजिए। उदाहरण के लिए मिनी प्लांट या क्रोटन का पौधा। पौधे को 3 दिन अंधेरे के कमरे में रखिए ताकि उसका संपूर्ण मंड प्रयुक्त हो जाए। अब पौधे को लगभग 6 घंटे के लिए सूर्य के प्रकाश में रखिए। पौधे से एक पत्ती तोड़ लीजिए, इसमें हरे भाग को अंकित करिए तथा उन्हें एक कागज पर ट्रेस कर लीजिए। कुछ मिनट के लिए इस पत्ते को उबलते पानी में डाल दीजिए। इसके बाद इसे अल्कोहल से भरे बीकर में डुबो दीजिए। इस बीकर को सावधानी से जल ऊष्मक में रखकर तथा तब तक गर्म करिए जब तक अल्कोहल उबलने न लगे। पत्ती के रंग का क्या होता है? विलयन का रंग कैसा हो जाता है? अब कुछ मिनट के लिए इस पत्ती को आयोडीन के तनु विलयन में डाल दीजिए। बाहरी पत्ती को बाहर निकालकर उसके आयोडीन को धो डालिए। पत्ती के रंग का अवलोकन कीजिए और प्रारंभ में पत्ती का जो स्टेज किया जाता है उसमें इसकी तुलना कीजिए। चित्र 6.2 पत्ती के विभिन्न भागों में मंड की उपस्थिति के बारे में आप क्या निष्कर्ष निकालते हैं? सबलीत पत्ती। ए मंड परीक्षण से पहले, बी मंड परीक्षण के बाद। अब हम अध्ययन करेंगे कि पौधे कार्बन डाइऑक्साइड कैसे प्राप्त करते हैं। कक्षा 9 में हमने रंध्र की चर्चा की थी। चित्र 6.3 में जो पत्ती के सतह पर सूक्ष्म छिद्र होते हैं, प्रकाश संश्लेषण के लिए गैसों का अधिकांश आदान प्रदान इन्हीं छिद्रों के द्वारा होता है। लेकिन यहाँ यह जानना भी आवश्यक है कि गैसों का आदान प्रदान तने, जड़ों और पत्तियों की सतह से भी होता है। इन रंध्रों से प्राप्त मात्रा में जल की भी हानि होती है। अतः जब प्रकाश संश्लेषण के लिए कार्बन डाइऑक्साइड की आवश्यकता नहीं होती तब पौधा इन छिद्रों को बंद कर लेता है। छिद्रों का खुलना और बंद होना द्वार कोशिका का एक कार्य है। द्वार कोशिकाओं में जब भी जल अंदर जाता है तो वे फूल जाते हैं और रंध्र का छिद्र खुल जाता है। इसी तरह जब द्वार कोशिका सिकुड़ती है तो छिद्र बंद हो जाता है। प्रायोगिक व्यवस्था। ए पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ, बी पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के बिना।
बेल जार, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, वाच ग्लास। बी वाले में नहीं, खुला तथा बी बंद रंध्र, द्वार कोशिका, रंध्र छिद्र, हरित लवक। क्रियाकलाप 6.2 लगभग समान आकार के गमले में लगे 2 पौधे लीजिए। 3 दिन तक उन्हें अंधेरे कमरे में रखिए। अब प्रत्येक पौधे को अलग अलग कांच पट्टी के ऊपर रखिए। एक पौधे के पास वाच ग्लास में पोटेशियम हाइड्रोक्साइड रखिए। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करने के लिए किया जाता है। चित्र 6.4 के अनुसार दोनों पौधों में को अलग अलग बेल जार से ढक दीजिए। जार के तले को सील करने के लिए कांच पट्टिका पर वैसलीन लगा देते हैं। इससे प्रयोग वायुरोधी हो जाती है। लगभग 2 घंटे के लिए पौधों को सूर्य के प्रकाश में रखिए। प्रत्येक पौधों से एक पत्ती तोड़िए तथा उपरोक्त क्रियाकलाप की तरह उसमें मंड का उपस्थिति की जांच कीजिए। क्या दोनों पत्तियों समान मात्रा में मंड की उपस्थिति दर्शाती है? इस क्रियाकलाप से आप क्या निष्कर्ष निकालते हो? उपरोक्त 2 क्रियाकलाप के आधार पर हम ऐसे प्रयोग कर सकते हैं जिसमें प्रदर्शित हो सके कि प्रकाश संश्लेषण के लिए सूर्य के प्रकाश की आवश्यकता होती है। अब तक हम यह चर्चा कर चुके हैं कि स्वपोषी अपनी ऊर्जा आवश्यकता की पूर्ति कैसे करते हैं, लेकिन उन्हें भी अपने शरीर के निर्माण के लिए अन्य कच्ची सामग्री की आवश्यकता होती है। स्थलीय पौधे प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक जल की पूर्ति जड़ों द्वारा मिट्टी की उपस्थिति जल के अवशोषण से करते हैं। नाइट्रोजन, फास्फोरस, लोहा तथा मैग्नीशियम सरीखे अन्य पदार्थ भी मिट्टी से लिए जाते हैं। नाइट्रोजन एक आवश्यक तत्व है जिसका उपयोग प्रोटीन तथा अन्य यौगिकों के संश्लेषण में किया जाता है। इसे अकार्बनिक नाइट्राइट के रूप में लिया जाता है। इन्हें उन कार्बनिक पदार्थों के रूप में लिया जाता है जिन्हें जीवाणु वायुमंडलीय नाइट्रोजन से बनते हैं। विषम पोषण, प्रत्येक जीव अपने पर्यावरण के लिए अनुकूलित है। भोजन के स्वरूप तथा उपलब्धता के आधार पर पोषण की विधि विभिन्न प्रकार की हो सकती है। इसके अतिरिक्त यह जीवों के भोजन ग्रहण करने के ढंग पर भी निर्भर करती है। उदाहरण के लिए, यदि भोजन स्रोत अचल है जैसा कि घास या गतिशील है जैसे हिरण, दोनों प्रकार के भोजन का अभिगम का तरीका भिन्न भिन्न है तथा गाय व शेर किसी पोषक उपकरण का उपयोग करते हैं। जीवों द्वारा भोजन ग्रहण करने और उसके उपयोग की अनेक युक्तियां हैं। कुछ जीव भोज्य पदार्थों का विघटन शरीर के बाहर ही कर देते हैं और तब उसका अवशोषण करते हैं। फफूंदी, ईस्ट तथा मशरूम आदि कवक इसके उदाहरण हैं। अन्य जीव संपूर्ण भोज्य पदार्थों का अंतर्ग्रहण करते हैं तथा उनका पाचन शरीर के अंदर होता है। जीवों द्वारा किसी भोजन का अंतर्ग्रहण किए जाए तथा उसके पाचन की विधि उसके शरीर की अभिकल्पना तथा कार्यशैली पर निर्भर करती है। घास, फल, कीट, मछली या मृत खरगोश खाने वाले जंतुओं के अंतर के बारे में आप क्या सोचते हैं? कुछ अन्य जीव, पौधे और जंतुओं को बिना मारे उनसे पोषण प्राप्त करते हैं। यह पोषक युक्ति अमरबेल, किलनी, जू, लीची और पिताक्रिम सरीखे बहुत से जीवों द्वारा प्रयुक्त होती हैं। चित्र 6.5 अमीबा का पोषण दिखाया गया है। अमीबा ए वाले में केंद्रक खाद्य कण, बी वाले में पदार्थ कूटपाद, सी वाले में खाद्य रिक्तिका खाद्य कण, डी में अमीबा का पोषण। जीव अपना पोषण कैसे करते हैं? क्योंकि भोजन और उसके अंतर्ग्रहण की विधि भिन्न है, अतः विभिन्न जीवों में पाचन तंत्र भी भिन्न है। एक कोशिका जीवों में भोजन संपूर्ण सतह के लिए लिया जा सकता है, लेकिन जीवों की जटिलता बढ़ने के साथ साथ विभिन्न कार्य करने वाले अंग विशिष्ट हो जाते हैं। उदाहरण के लिए, अमीबा कोशिकीय सतह से उंगली जैसे अस्थायी प्रवर्धक की मदद से भोजन ग्रहण करता है। यह प्रवर्धक भोजन के कणों को घेर लेते हैं तथा संगलित होकर खाद्य रिक्तिका बनाते हैं। चित्र 6.5 खाद्य
रिक्तिका के अंदर जटिल पदार्थों का विघटन सरल पदार्थों में किया जाता है और वे कोशिका द्रव्य में विसरित हो जाते हैं। पचा हुआ अपचय पदार्थ कोशिका की सतह की ओर गति करता है तथा शरीर से बाहर निष्कासित कर दिया जाता है। पैरामीशियम भी एक कोशिकीय जीव है। इसकी एक कोशिकी का एक निश्चित आकार होता है तथा भोजन एवं विशिष्ट स्थानों से ही ग्रहण किया जाता है। भोजन इसी स्थान तक पचाभ्य की गति द्वारा पहुंचता है जो कोशिका की पूरी तरह से ढक के होते हैं। मनुष्य में पोषण आहार नाल मूल रूप से मुंह से गुदा तक विस्तारित एक लंबा नली है। चित्र 6.6 में हम इस नली के विभिन्न भागों को देख सकते हैं। जो भोजन हमारे शरीर में एक बार प्रविष्ट हो जाता है तो उसका क्या होता है, हम यहाँ इस प्रक्रम की चर्चा करते हैं। क्रियाकलाप 6.3 1 ml मंड का घोल 1% दो प्रणाली में ए तथा बी में ले लीजिए। प्रणाली ए में 1 ml लार डालिए तथा दोनों प्रणालियों में 20 से 30 मिनट तक शांत छोड़ दीजिए। अब प्रत्येक प्रणाली में कुछ मूर्तन आयोडीन घोल की डालिए। किस विलयन में आपको रंग का परिवर्तन दिखाई दे रहा है? दोनों प्रणालियों में मंड की उपस्थिति के बारे में यह क्या इंगित करता है? यह लार की मंड प्रक्रिया के बारे में क्या दर्शाता है? ये 6.6 मानव पाचन तंत्र जीवा मुख या मुख गुहा, ग्रसिका, अमाशय, क्षुद्रांत, वेद्रांत, कोलान, गुदा द्वार। यह डायाफ्राम पित्ताशय पित्त का भंडार करता है। पित्तनली, यकृत, अग्नाशय, परिशेषिका। हम तरह तरह के भोजन खाते हैं जिन्हें उसी भोजन नली से गुजारना होता है। प्राकृतिक रूप से भोजन को एक प्रक्रम से गुजरना होता है जिससे वह उसी प्रकार के छोटे छोटे कणों में बदल जाते हैं। इसे हम दांतों से चबाकर पूरा कर लेते हैं। क्योंकि आहार का स्तर बहुत कोमल होता है अतः भोजन को गीला किया जाता है ताकि इसका मार्ग आसानी से जाए। जब हम अपनी पसंद का कोई पदार्थ खाते हैं तो हमारे मुंह में पानी आ जाता है। यह वास्तव में केवल जल का नहीं है, यह लारा ग्रंथि से निकलने वाला एक रस जिसे लाला रस या लार कहते हैं। जिस भोजन को हम खाते हैं उसका दूसरा पहलू उसकी जटिल संरचना है। यदि उसका अवशोषण आहार नाल द्वारा करना है तो इसे छोटे अणु में खंडित करना होगा। यह काम जैव उत्प्रेरक द्वारा किया जाता है जिन्हें हम एंजाइम कहते हैं। लार में भी एक एंजाइम होता है जिसे लार एमिलेस कहते हैं। यह मंड जटिल अणु को सरल शर्करा में खंडित कर देता है। भोजन को चबाने के दौरान जिह्वा भोजन को लार के साथ पूरी तरह मिला देती है। आहार नली के हर भाग में भोजन की नियमित रूप से गति उसके सही ढंग से प्रक्रमित होने के लिए आवश्यक है। यह कर्माकुचन गति पूरी भोजन नली में होती है। मुंह में अमाशय तक भोजन ग्रसिका या ईसोफेगस द्वारा ले जाया जाता है। अमाशय एक विहित अंग है जो भोजन के आने पर फैल जाता है। अमाशय की पेशियां भित्ति भोजन को अन्य पाचक रसों के साथ मिश्रित करने में सहायक होती हैं। ये पाचन कार्य अमाशय की भित्ति में उपस्थित जठर ग्रंथियों के द्वारा संपन्न होते हैं। यह हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एक प्रोटीन पाचक एंजाइम पेप्सिन तथा श्लेष्मा का स्रावण करते हैं। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एक अम्लीय माध्यम तैयार करता है जो पेप्सिन एंजाइम की क्रिया में सहायक होता है। आपके विचार में अम्ल और कौन सा कार्य करता है? सामान्य परिस्थितियों में श्लेष्मा अमाशय के आंतरिक स्तर की अम्ल से रक्षा करता है। हमने बहुधा वयस्कों को एसिडिटी अथवा अम्लता की शिकायत करते सुना है। क्या इसका संबंध उपरोक्त वर्णित विषय से तो नहीं है? अमाशय से भोजन अब क्षुद्रांत में प्रवेश करता है। यह अवरोधनी पेशी द्वारा नियंत्रित होता है। क्षुद्रांत आहार नाल का सबसे लंबा भाग है। अत्यधिक कुंडलित होने के कारण यह सतह
संतः स्थानों पर अव्यवस्थित या अवस्थित होती है। विभिन्न जंतुओं में क्षुद्रांत की लंबाई उनके भोजन के प्रकार के अनुसार अलग अलग होती है। घास खाने वाले शाकाहारी सेलुलोज पचाने के लिए लंबी क्षुद्रांत की आवश्यकता होती है। मांस का पाचन सरल है, अतः बाघ जैसे मांसाहारी की क्षुद्रांत छोटी होती है। क्षुद्रांत कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन तथा वसा के पूर्ण पाचन का स्थल है। इस कार्य के लिए यह यकृत तथा अग्नाशय से श्रवण प्राप्त करती है। अग्नाशय से आने वाले भोजन अम्लीय हैं और अग्नाशयी एंजाइम की क्रिया के लिए उसे क्षारीय बनाया जाता है। यकृत से स्रावित पित्तरस इसी कार्य को करता है। यह कार्य वसा पर क्रिया करने के अतिरिक्त है। क्षुद्रांत में वसा बड़ी गोलिकाओं के रूप में होता है। इससे उस पर एंजाइम का कार्य करना मुश्किल हो जाता है। पित्त लवण उन्हें छोटी गोलिकाओं में खंडित कर देता है, जिससे एंजाइम की क्रियाशीलता बढ़ जाती है। यह साबुन का मैल पर इमिल्सीकरण की तरह ही है, जिसके विषय में हम अध्याय 4 में पढ़ चुके हैं कि अग्नाशयी रस का स्राव करता है, जिसमें प्रोटीन के पाचन के लिए ट्रिप्सिन एंजाइम होती है तथा इमिल्सीकृत वसा का पाचन करने के लिए लाइपेज एंजाइम होता है। क्षुद्रांत की भित्ति में ग्रंथि होती है जो अंतर रस स्रावित करती है। इसमें उपस्थित एंजाइम अंतः में प्रोटीन को अमीनो अम्ल, जटिल कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में तथा वसा को वसा अम्ल तथा ग्लिसरॉल में परिवर्तित कर देता है। पचित भोजन को आंत्र की भित्ति अवशोषित कर लेती है। क्षुद्रांत के आंतरिक स्तर पर अनेक उंगली जैसे प्रवर्धक होते हैं, जिन्हें दीर्घरोम कहते हैं। वे अवशोषण का सतही क्षेत्रफल बढ़ा देते हैं। दीर्घरोम में रुधिर वाहिकाओं की बहुतायत होती है। ये भोजन को अवशोषित करके शरीर की प्रत्येक कोशिका तक पहुंचाते हैं। यहाँ इसका उपयोग ऊर्जा प्राप्त करने, नए ऊतकों के निर्माण और पुराने ऊतकों की मरम्मत में होता है। बिना पचा हुआ भोजन बृहदान्त्र में भेज दिया जाता है, जहाँ दीर्घरोम इस पदार्थ में से जल को अवशोषित कर लेता है तथा अन्य पदार्थ गुदा द्वारा शरीर के बाहर कर दिया जाता है। इसे वज्र पदार्थ की बहिक्षेपण गुदा और रोधिनी द्वारा नियंत्रित किया जाता है। दंतक्षरण, यह भी जानिए। दंतक्षरण या दंत क्षय इनैमल तथा डेंटिन के सैन्य मृत्युकरण के कारण होता है। इसका प्रारंभ होता है जब जीवाणु शर्करा पर क्रिया करके अम्ल बनाते हैं, तब इनेमल मृत्यु या विखनिजीकृत हो जाता है। जिनके जीवाणु कोशिका खाद्य कणों के साथ मिलकर दांतों पर चिपक कर दंत प्लांक बना देते हैं। प्लांक दांतों को ढक लेता है, इसलिए लार अम्ल को उदासीन करने के लिए दंत सतह तक नहीं पहुंच पाती। इससे पहले कि जीवाणु अम्ल पैदा करे, भोजन परांत दांतों में ब्रश करने से प्लांक हटा सकता है। यदि अनुपचारित रहता है तो सूक्ष्मजीव मज्जा में प्रवेश कर सकते हैं तथा जलन व संक्रमण कर सकते हैं। प्रश्न: स्वपोषी पोषण तथा विषमपोषी पोषण में क्या अंतर है? प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक कच्ची सामग्री पौधे कहाँ से प्राप्त करते हैं? हमारे आहार में अम्ल की भूमिका क्या है? पाचक एंजाइम का क्या कार्य है? पचे हुए भोजन को अवशोषित करने के लिए क्षुद्रांत को कैसे अभिकल्पित किया गया है? क्रियाकलाप 1 श्वसन दे रखा है। श्वसन चूने के पानी में निःश्वसन द्वारा वायु को प्रभावित हो रही है। चूने के पानी में वायु पिचकारी सिरिंज द्वारा प्रवाहित की जा रही है। नलिका प्रनली में चूने का पानी, पिचकारी रबर नलिका चूने का पानी। एक प्रनली में ताज़ा तैयार किए हुए चूने का पानी लीजिए। इस चूने के पानी में निःश्वासन द्वारा नली वायु प्रवाहित कीजिए। चित्र 6.1 ये नोट कीजिए कि चूने के पानी को दूधिया होने में कितना समय लगता है। एक सिरिंज या पिचकारी द्वारा दूसरी प्रनली में ताज़ा चूने के पानी लेकर वायु प्रवाहित करते हैं। चित्र 6.7 भी नोट कीजिए कि इस बारे चूने के पानी को दूधिया होने में कितना समय लगा। निःश्वासन द्वारा निकली वायु में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा के बारे में हमें क्या दर्शाता है?
क्रियाकलाप 6.5 किसी फल का रस या चीनी का घोल लेकर उसमें कुछ यीस्ट डालिए। एक छिद्र वाली कार्क लगी प्रणाली में इस मिश्रण को ले लीजिए। कार्क में मुड़ी हुई कांच की नली लगाइए। कांच की नली को स्वतंत्र सिरे को ताज़ा तैयार चूने के पानी वाली प्रणाली में ले जाइए। चूने के पानी में होने वाले परिवर्तन को तथा इस परिवर्तन में लगने वाले समय के अवलोकन को नोट कीजिए। किण्वन के उत्पादन के बारे में यह हमें क्या दर्शाता है? पिछले अनुभाग में हम जीवों में पोषण पर चर्चा कर चुके हैं। जिन खाद्य पदार्थों का अंतःकरण पोषण प्रक्रम में लिए होता है, कोशिकाएं उनका उपयोग विभिन्न जैव प्रक्रम के लिए ऊर्जा प्रदान करने के लिए करती हैं। विविध जीव इसे भिन्न विधियों द्वारा ही करते हैं। कुछ जीव ऑक्सीजन का उपभोग ग्लूकोज को पूर्णतः कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल में विखंडित करने के लिए करते हैं, जबकि कुछ अन्य जीव दूसरे पथों का उपयोग करते हैं जिसमें ऑक्सीजन प्रयुक्त नहीं होती है। चित्र 6.8 इन सभी अवस्थाओं में पहला चरण ग्लूकोज एक 6 कार्बन वाला अणु तथा 3 कार्बन वाले अणु पायरूवेट में विखंडन होता है। यह प्रक्रम कोशिका द्रव्य में होता है। इसके पश्चात पायरूवेट इथेनॉल तथा कार्बन डाइऑक्साइड में परिवर्तित हो सकता है। यह प्रक्रम किण्वन के समय यीस्ट में होता है। क्योंकि यह प्रक्रम वायु ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है, इसे अवायवीय श्वसन कहते हैं। पायरूवेट का विखंडन ऑक्सीजन का उपयोग करके माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। यह प्रक्रम 3 कार्बन वाले पायरूवेट के अणुओं में विखंडित करके 3 कार्बन डाइऑक्साइड के अणु देते हैं। दूसरा उत्पाद जल है। क्योंकि यह प्रक्रम वायु ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है, यह वायवीय श्वसन कहलाता है। वायवीय श्वसन में ऊर्जा का मोचन अवायवीय श्वसन की अपेक्षा बहुत अधिक होता है। कभी कभी जब हमारे पेशी कोशिकाओं में ऑक्सीजन का अभाव हो जाता है तो पायरूवेट के विखंडन के लिए दूसरा पथ अपनाया जाता है। यह पायरूवेट के एक अन्य 3 कार्बन वाले अणु लैक्टिक अम्ल में परिवर्तित हो जाता है। अचानक किसी क्रिया के होने से हमारी पेशियों में लैक्टिक अम्ल का निर्माण होना कैंप का कारण हो सकता है। ग्लूकोज 6 कार्बन परमाणु वाला कोशिका द्रव्य में पायरूवेट 3 वायु में अणु प्लस ऊर्जा ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में यीस्ट से एथेनॉल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस ऊर्जा 2 कार्बन अणु ऑक्सीजन का अभाव हमारी पेशी कोशिका में लैक्टिक अम्ल प्लस ऊर्जा 3 कार्बन अणु ऑक्सीजन की उपस्थिति में माइटोकॉन्ड्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड प्लस जल प्लस ऊर्जा। विभिन्न पथों द्वारा ग्लूकोज का विखंडन कोशिकीय श्वसन द्वारा मोचित ऊर्जा तत्काल ही एटीपी नामक अणु के संश्लेषण में प्रयुक्त हो जाती है, जो कोशिका की अन्य क्रियाओं के लिए ईंधन की तरह प्रयुक्त होता है। एटीपी के विखंडन से एक निश्चित मात्रा में ऊर्जा मोचित होती है, जो कोशिका के अंदर होने वाली अंतःरोशीय एंडोथर्मिक क्रिया का परिचालन करती है। एटीपी अधिकांश कोशिका प्रक्रमों के लिए एटीपी ऊर्जा मुद्रा है। श्वसन प्रक्रम में मोचित ऊर्जा का उपयोग एडीपी तथा कार्बनिक फॉस्फेट से एटीपी अणु बनाने में किया जाता है। एडीपी प्लस फास्फोरस ऊर्जा, तो एडीपी फास्फोरस इक्वल्स टू एटीपी पी फॉर फास्फेट। यह भी जानिए कि अंतःरोशीय प्रक्रम कोशिका के अंदर तब इसी एटीपी का उपयोग क्रियाओं के परिचालन में करते हैं। जल का उपयोग करने के बाद एटीपी में जब अंतस्थ फास्फेट सहगलनता खंडित होती है तो 30.5 किलो जूल पर मोल की तुल्य ऊर्जा मोचित होती है। सोचिए कि एक बैटरी विभिन्न प्रकार के उपयोगों के लिए ऊर्जा प्रदान करती है। यह यांत्रिक ऊर्जा, प्रकाश ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा और इसी प्रकार के अन्य के लिए उपयोग में लाई जाती है। इस तरह कोशिका में एटीपी का उपयोग पेशियों के सिकुड़न ने प्रोटीन संश्लेषण, तंत्रिका, आवेग का संचरण आदि अनेक क्रियाओं के लिए किया जा सकता है। क्योंकि
वायवीय श्वसन पथ ऑक्सीजन पर निर्भर करता है। तो वायवीय जीवों को यह सुनिश्चित करने के लिए आवश्यकता है कि यह पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन ग्रहण की जा रही है। हम देख चुके हैं कि पौधे गैसों का आदान प्रदान रंध्रों के द्वारा करते हैं और अंतःकोशिकीय अवकाश यह सुनिश्चित करते हैं कि सभी जीव कोशिकाओं वायु के संपर्क में हैं। यह कार्बन डाइऑक्साइड तथा ऑक्सीजन का आदान प्रदान विसरण द्वारा होता है। ये कोशिकाओं में या तो उसके द्वारा बाहर वायु में जा सकती हैं। विसरण की दिशा पर्यावरणीय अवस्थाओं तथा पौधों की आवश्यकता पर निर्भर करती है। रात्रि में जब कोई प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं हो रही है तो कार्बन डाइऑक्साइड का निष्कासन ही मुख्य आदान प्रदान क्रिया है। दिन में शोषण के दौरान निकली CO2 प्रकाश संश्लेषण में प्रयुक्त हो जाती है, अतः कोई CO2 नहीं निकलती है। इसी समय ऑक्सीजन का निकलना मुख्य घटना है। जंतुओं में पर्यावरण से ऑक्सीजन लेने और उत्पादित कार्बन डाइऑक्साइड से छुटकारा पाने के लिए विभिन्न प्रक्रमों के अंगों का विकास हुआ। स्थलीय जीव जंतु वायुमंडलीय ऑक्सीजन लेते हैं, परंतु जो जंतु जल में रहते हैं उन्हें जल में विलेय ऑक्सीजन ही उपयोग करने की आवश्यकता होती है। क्रियाकलाप 6.6 एक जलशाला में मछली का अवलोकन कीजिए। वे अपने मुंह खोलती और बंद करती रहती है। साथ ही आँख के पीछे क्लोम छिद्र या क्लोम छिद्र को ढकने वाली प्रच्छद भी खुलता और बंद होता रहता है। क्या मुंह और क्लोम छिद्र के खुलने और बंद होने के समय किसी प्रकार की समन्वय है? गिनती करें कि मछली 1 मिनट में कितनी बार मुंह खोलती और बंद करती है। इसकी तुलना अपने सांस को 1 मिनट के अंदर और बाहर करने से कीजिए। जो जीव जल में रहते हैं वे जल में विलेय ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं, क्योंकि जल में विलेय ऑक्सीजन की मात्रा वायु में ऑक्सीजन की मात्रा की तुलना में बहुत कम है। इसलिए जलीय जीवों की श्वसन दर स्थलीय जीवों की अपेक्षा द्रुत होती है। मछली अपने मुंह के द्वारा जल लेती है तथा बलपूर्वक इससे क्लोम तक पहुंचाती है, जहां विलेय ऑक्सीजन रुधिर ले लेता है। स्थलीय जीव शोषण के लिए वायुमंडल की ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं। विभिन्न जीवों में यह ऑक्सीजन भिन्न भिन्न अंगों द्वारा अवशोषित की जाती है। इन सभी अंगों में एक रचना होती है जो उस सतही क्षेत्रफल को बढ़ाती है जो ऑक्सीजन बाहुल्य वायुमंडल के संपर्क में रहता है, क्योंकि ऑक्सीजन एवं कार्बन डाइऑक्साइड का विनिमय इस सतह के आर पार होती है। अतः यह सतह बहुत पतली और मुलायम होती है। इस सतह की रक्षा के उद्देश्य से यह शरीर के अंदर अवस्थित होती है। अतः इस क्षेत्र में वायु आने के लिए कोई रास्ता होना चाहिए। इसके अतिरिक्त जहाँ ऑक्सीजन अवशोषित होती है उस क्षेत्र में वायु अंदर और बाहर होने के लिए एक क्रिया विधि होती है। और अधिक जाने तंबाकू का सीधे उपयोग या सिगार, सिगरेट, बीड़ी, हुक्का, गुटखा आदि के रूप में किसी भी उत्पाद का उपयोग हानिकारक है। तंबाकू का उपयोग आमतौर पर जीभ, फेफड़े, दिल और यकृत को प्रभावित करता है। धुआं रहित तंबाकू भी दिल के दौरे, स्ट्रोक, फुफ्फुसीय बीमारियों और कैंसर के कई अन्य रूपों के लिए एक प्रमुख जोखिम कारक है। भारत में गुटखा सेवन से मुख के कैंसर की घटनाएं बढ़ी रही हैं। स्वस्थ रहे बस तंबाकू से बने उत्पादों के लिए नहीं कहें। मनुष्य में चित्र 6.9 वायु शरीर के अंदर नसा द्वारा जाती है। नसा द्वारा जाने वाली वायु मार्ग में उपस्थित महीन बालों द्वारा निष्पादित हो जाती है, जिससे शरीर में जाने वाली वायु धूल तथा दूसरी अशुद्धियां रहित होती हैं। इस मार्ग में श्लेष्मा की परत होती है जो इस प्रक्रम में सहायक होती है। यहाँ से वायु कंठ द्वारा फुसफुस में प्रवाहित होती है। कंठ में उपस्थिति होते हैं यह सुनिश्चित करता है कि वायु मार्ग निपतित न हो। ये नसा द्वार, मुख गुहा, ग्रसनी, कंठ, श्वास नली, उपस्थिति वलय, फुसफुस
और फसली डायाफ्राम। कूपिका कोश, श्वसन नली, ये श्वसनिकाएं जो कूपिका दिखा रखी है, मानव श्वसन तंत्र। फुसफुस के अंदर मार्ग छोटी और छोटी नलिकाओं में विभाजित हो जाता है, जो अंत में गुब्बारे जैसे रचना में अंतःकृत हो जाता है, जिसे कूपिका कहते हैं। कूपिका एक सतह उपलब्ध कराती है जिससे गैसों का विनिमय हो सकता है। कूपिकाओं की भित्ति में रुधिर को वाहिकाओं का विस्तरण जाल होता है। जैसा कि हम प्रारंभिक वर्षों में देख चुके हैं कि जब हम श्वसन अंदर लेते हैं, हमारी फसलियाँ ऊपर उठती हैं और हमारा डायाफ्राम चपटा हो जाता है। इसके परिणाम स्वरूप बच्चरगोहिका बड़ी हो जाती है। इसी कारण वायु फुसफुस के अंदर चूस ली जाती है और विस्तृत कूपिकाओं को भर लेती हैं। रुधिर शेष शरीर से कार्बन डाइऑक्साइड कूपिकाओं में छोड़ने के लिए लाता है। कूपिका रुधिर वाहिका का रुधिर कूपिका वायु से ऑक्सीजन लेकर शरीर की सभी कोशिकाओं तक पहुंचता है। श्वसन चक्र के समय जब वायु अंदर और बाहर होती है तो फुसफुस सदैव वायु को अवशिष्ट आयतन रखते हैं, जिसमें ऑक्सीजन के अवशोषण तथा कार्बन डाइऑक्साइड के मोचन के लिए पर्याप्त समय मिल जाता है। धूम्रपान स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। फेफड़ों का कैंसर दुनिया में मौत के सामान्य कारणों में से एक है। श्वास नली के ऊपरी हिस्सों में छोटी छोटी बालों जैसी संरचनाएं होती हैं, जिन्हें सीलिका कहते हैं। ये सीलियाँ सांस लेते वक्त अंदर ली जाने वाली वायु से रोगाणु, धूल व अन्य हानिकारक कणों को हटाने में मदद करती है। धूम्रपान करने से ये बालों जैसी संरचनाएं नष्ट हो जाती हैं, जिससे रोगाणु, धूल, धुआं और अन्य हानिकारक रसायन फेफड़ों में प्रवेश कर जाते हैं, जो संक्रमण, खांसी और यहाँ तक कि फेफड़ों के कैंसर का भी कारण बनते हैं। जैसे जैसे जंतुओं के शरीर का आकार बढ़ता है, अकेला विसरण दाब शरीर के सभी अंगों में ऑक्सीजन पहुंचाने के लिए अपर्याप्त है। उसकी दक्षता कम हो जाती है। फुसफुस की वायु में श्वसन वणक ऑक्सीजन लेकर उन ऊतकों तक पहुंच जाते हैं जिनमें ऑक्सीजन की कमी है। मानव में श्वसन वणक हीमोग्लोबिन है, जो ऑक्सीजन के लिए उच्च बंधुता रखता है। यह वणक लाल रुधिर कणिकाओं में उपस्थित होता है। कार्बन डाइऑक्साइड जल में अधिक विलेय है और इसीलिए इसका परिवहन हमारे रुधिर में विलेय अवस्था में होता है। क्या आप जानते हैं कि यदि कूपिकाओं की सतह को फैला दिया जाता है तो यह लगभग 80 वर्ग मीटर क्षेत्र ढक लेगी तथा यह आप अनुमान लगा सकते हैं कि अपने शरीर की सतही क्षेत्रफल कितना है। विचार कीजिए कि विनिमय के लिए विस्तृत सतह उपलब्ध होने पर गैसों का विनिमय कितना दक्ष हो जाता है। यदि हमारे शरीर में विषण द्वारा ऑक्सीजन गति करती है तो हमारे फुसफुस में ऑक्सीजन के एक अणु को पैर के अंगुष्ठ तक पहुंचाने का अनुमान 3 वर्षों का समय लगेगा। क्या आपको इससे प्रसन्नता नहीं हुई कि हमारे पास हीमोग्लोबिन है? प्रश्न, श्वसन के लिए ऑक्सीजन प्राप्त करने की दिशा में एक जलीय जीव की अपेक्षा स्थलीय जीव किस प्रकार लाभप्रद है? ग्लूकोज में ऑक्सीकरण से भिन्न जीवों में ऊर्जा प्राप्त करने के लिए विभिन्न पथ क्या है? मनुष्य में ऑक्सीजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन कैसे होता है? गैसों के विनिमय के लिए मानव फुसफुस में अधिक क्षेत्रफल को कैसे अभिकल्पित किया है? मानव में वहन क्रियाकलाप 6.8। हमारे आसपास के एक स्वास्थ्य केंद्र का भ्रमण कीजिए और ज्ञात कीजिए कि मनुष्यों में हीमोग्लोबिन की मात्रा का सामान्य परिसर क्या है। क्या यह बच्चों और वयस्क के लिए समान है? क्या पुरुष और महिलाओं में हीमोग्लोबिन स्तर में कोई अंतर है? अपने आसपास के एक पशु चिकित्सा क्लिनिक का भ्रमण कीजिए। ज्ञात कीजिए कि पशुओं जैसे कि भैंस या गाय में हीमोग्लोबिन की मात्रा में सामान्य परिसर क्या होता है। क्या यह मात्रा बछड़ों में नर तथा मादा जंतुओं में समान है? नर तथा मादा बानों में वे जंतुओं में दिखाई देने वाले अंतर की तुलना कीजिए। क्या कोई अंतर है तो उसे कैसे समझाओगे?
पिछले अनुभाग में हम देख चुके हैं कि रुधिर भोजन, ऑक्सीजन तथा वज्र पदार्थों का हमारे शरीर में वहन करता है। कक्षा 9 में हमने सीखा था कि रुधिर एक तरल संयोजी ऊतक है। रुधिर में एक तरल माध्यम होता है जिसे प्लाज्मा कहते हैं। इसमें कोशिकाएं निलंबित होती हैं। प्लाज्मा भोजन, कार्बन डाइऑक्साइड तथा नाइट्रोजन वज्र पदार्थों का विलीन रूप में वहन करता है। ऑक्सीजन को लाल रुधिर कणिकाएं ले जाती हैं। बहुत से अन्य पदार्थ जैसे लवण का वहन भी रुधिर के द्वारा होता है। अतः हमें एक पंप यंत्र की आवश्यकता है जो रुधिर को अंगों के आसपास धकेल सके। नलिकाओं के लिए एक परिपथ की आवश्यकता होती है जो रुधिर को सभी ऊतकों तक भेज सके तथा एक तंत्र की जो यह सुनिश्चित करे कि इस परिपथ में सभी कभी कभी टूटे फूटे होते हैं तो उसकी मरम्मत हो सके। हमारा पंप हृदय, मानव हृदय का व्यवस्थात्मक काट दृश्य नीचे से हम पढ़ते हैं। विभाजिका, दायां निलय शिरा के निचले भाग से महाशिरा, दायां अलिंद महाशिरा शरीर के ऊपरी भाग से महाशिरा, महाधमनी, फुफ्फुस, धमनियां, फुफ्फुस शिराएं, अलिंद। हृदय एक पेशी अंग है जो हमारे मुट्ठी के आकार का होता है। चित्र 6.10 में क्योंकि रुधिर को ऑक्सीजन व कार्बन डाइऑक्साइड दोनों का ही वहन करना होता है अतः ऑक्सीजन प्रचुर रुधिर को कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रुधिर से मिलने को रोकने के लिए हृदय कई काष्ठों में बटा होता है। कार्बन डाइऑक्साइड प्रचुर रुधिर को कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ने के लिए फुफ्फुस में जाना होता है तथा फुफ्फुस से वापस ऑक्सीजनित रुधिर को हृदय में लाना होता है। यह ऑक्सीजन प्रचुर रुधिर तब शरीर के शेष हिस्सों में पंप किया जाता है। हम इस प्रक्रम को विभिन्न चरणों में समझ सकते हैं। चित्र 6.11 में ऑक्सीजन प्रचुर रुधिर फुफ्फुस से हृदय के बाईं ओर स्थित कोष्ठ बाह्य अलिंद में आता है। इस रुधिर को एकत्रित करते समय बाह्य अलिंद शिथिल रहता है। जब अगला कोष्ठ बाह्य निलय फैलता है तब यह संकुचित होता है जिसमें रुधिर इसमें स्थानांतरित होता है। अपनी बारी पर जब पेशियां बाह्य निलय संकुचित होती हैं तब रुधिर शरीर में पंपित हो जाता है। ऊपर वाला दायां कोष्ठ दायां अलिंद जब फैलता है तो शरीर में भी ऑक्सीजनित रुधिर इसमें आ जाता है। जैसे ही दायां अलिंद अंकुचित होता है नीचे वाला संगत कोष्ठ दायां निलय फैल जाता है। यह रुधिर को दायां निलय में स्थानांतरित कर देता है जो रुधिर को ऑक्सीजनीकरण हेतु अपनी बारी में फुफ्फुस को पंप कर देता है। अलिंद की अपेक्षा निलय की पेशियां भित्ति मोटी होती हैं क्योंकि निलय को पूरे शरीर में रुधिर भेजना होता है। जब अलिंद या निलय संकुचित होते हैं तो वाल्व उल्टी दिशा में रुधिर प्रवाह को रोकना सुनिश्चित करते हैं। फुफ्फुस में ऑक्सीजन रुधिर में प्रवेश करती हैं। फुफ्फुस में ऑक्सीजन रुधिर में प्रवेश करती हैं। हृदय का दायां और बायां बंटवारा ऑक्सीजनित और विऑक्सीजनित रुधिर को मिलने से रोकने में लाभदायक होता है। इस तरह का बंटवारा शरीर को उच्च दक्षतापूर्ण ऑक्सीजन की पूर्ति कराता है। पंछी और स्तनधारी सरीखे जंतुओं को जिन्हें उच्च ऊर्जा की आवश्यकता होती है वो बहुत लाभदायक है क्योंकि इन्हें अपने शरीर का तापक्रम बनाए रखने के लिए निरंतर ऊर्जा की आवश्यकता होती है। उन जंतुओं में जिन्हें इस कार्य के लिए ऊर्जा का उपयोग नहीं करना होता है शरीर का तापक्रम पर्यावरण के तापक्रम पर निर्भर करता है। जल, स्थलचर या बहुत से सरीसृप जैसे जंतुओं में 3 कोष्ठिक हृदय होता है और ये ऑक्सीजनित तथा विऑक्सीजनित रुधिर धारा को कुछ सीमा तक मिलना भी सहन कर लेते हैं। दूसरी ओर मछली के हृदय में केवल 2 कोष्ठ होते हैं। यहाँ से रुधिर क्लोम में भेजा जाता है जहाँ यह ऑक्सीजनित होता है और सीधे शरीर में भेज दिया जाता है। इसी तरह मछली के शरीर का एक चक्र में केवल एक बार ही रुधिर हृदय में जाता है और दूसरी ओर अन्य के शुरुआती में प्रत्येक चक्र में यह 2 बार हृदय में जाता है। इसे दोहरा परिसंचरण कहते हैं।
ये ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के परिवहन का विनिमय का व्यवस्था निरूपण दे रखा है। फुसफुस के अलावा शरीर के अंगों की कोशिकाएं शरीर से महाशिरा, फुसफुस के लिए फुसफुसीय धमनी, फुसफुस कोशिकाएं फुसफुस से फुसफुसीय शिरा, शरीर की महाधमनी। रक्तदाब, यह भी जानिए, रुधिर वाहिकाओं की भित्ति के विरुद्ध जो दाब लगता है उसे रक्तदाब कहते हैं। यह दाब शिराओं की अपेक्षा धमनी में बहुत अधिक होता है। यह धमनी के अंदर रुधिर का दाब निलय प्रकुंचन संकुंचन के दौरान प्रकुंचन दाब तथा निलय अनुशीतलन के दौरान धमनी के अंदर का दाब अनुशीतलन दाब कहलाता है। सामान्य प्रकुंचन दाब लगभग 120 mm पारा तथा अनुशीतलन दाब लगभग 80 mm पारा होता है। धमनी रक्तदाब 120 से 80, 120 प्रकुंचन 80 अनुशीतलन मापा जाता है। रबर कप वाई से फूल गया है तो कप में दाब 120 से ऊपर 120, धमनी बंद, कप में दाब 120 से नीचे 120। स्टेथोस्कोप से ध्वनि सुनी जाती है। कप में दाब 80 से नीचे ध्वनि सुनाई नहीं देती। स्फाइगमोमैनोमीटर नामक यंत्र से रक्तदाब नापा जाता है। उच्च दाब को अति तनाव भी कहते हैं और इसका कारण धमनिकाओं का सिकुड़न है। इसके रक्त में प्रवाह में प्रतिरोध बढ़ जाता है जिससे धमनी फट सकती है और आंतरिक रक्तस्राव हो सकता है। नालिकाएं, रुधिर वाहिकाएं धमनी व रुधिर वाहिकाएं हैं जो रुधिर को हृदय से शरीर के विभिन्न अंगों तक ले जाती हैं। धमनी की भित्ति मोटी तथा लचीली होती है क्योंकि रुधिर हृदय से उच्च दाब से निकलता है और शिरा विभिन्न अंगों से रुधिर एकत्र करके वापस हृदय में लाती है। उनमें मोटी भित्ति की आवश्यकता नहीं है क्योंकि रुधिर में दाब होता है, बल्कि उनमें रुधिर को एक ही दिशा में प्रवाहित करने के लिए वाल्व होते हैं। किसी अंग या ऊतक तक पहुंचकर धमनी उत्तरोत्तर छोटी छोटी वाहिकाओं में विभाजित हो जाती है जिससे सभी कोशिकाओं से रुधिर का संपर्क हो जाता है। सबसे छोटी वाहिकाओं की भित्ति एक कोशिकीय मोटी होती है और रुधिर एवं आसपास की कोशिकाओं के मध्य पदार्थों का विनिमय इस पतली भित्ति के द्वारा ही होती है। कोशिका तब आपस में मिलकर शिराएं बनाती हैं तथा रुधिर को अंग या ऊतक से दूर ले जाती हैं। प्लेटलेट्स द्वारा अनुरक्षण, इन नालिकाओं के तंत्र में यदि रिसना प्रारंभ हो जाए तो क्या होगा? उस स्थिति पर विचार कीजिए जब हम घायल हो जाएं और रक्तस्राव होने लगे। तंत्र से रुधिर की हानि प्राकृतिक रूप से कम होनी चाहिए। इसके अतिरिक्त रक्तस्राव से दाब में कमी आ जाएगी जिससे पंपिंग प्रणाली की दक्षता भी कमी आ जाएगी। इसे रोकने के लिए रुधिर में प्लेटलेट्स कोशिकाएं होती हैं जो पूरे शरीर में भ्रमण करती हैं और रक्तस्राव के स्थान पर रुधिर का थक्का बनाकर मार्ग को अवरुद्ध कर देती हैं। लसिका एक अन्य प्रकार का द्रव है जो वहन में भी सहायता करता है। इसे लसिका या ऊतक तरल कहते हैं। कोशिकाओं की भित्ति में उपस्थित क्षेत्रों द्वारा कुछ प्लाज्मा प्रोटीन तथा रुधिर कोशिकाओं बाहर निकलकर ऊतक के अंतरकोशिकीय अवकाश में आ जाते हैं तथा ऊतक तरल या लसिका का निर्माण करते हैं। यह रुधिर के प्लाज्मा की तरह ही है, लेकिन यह रंगीन तथा इसमें अल्प मात्रा में प्रोटीन होते हैं। लसिका अंतरकोशिकीय अवकाशों से कोशिकाओं में चला जाता है जो आपस में मिलकर बड़ी लसिका वाहिका बनाती हैं और अंत में बड़ी शिराओं में घुलती हैं। बचा हुआ क्षुद्रांत द्वारा अवशोषित वसा का वहन लसिका द्वारा होता है और अतिरिक्त तरल में बाह्य कोशिका अवकाश में वापस रुधिर में चला जाता है। पादपों में परिवहन, हम पहले चर्चा कर चुके हैं कि पादप किस तरह CO2 सरीखे द्वारा सरल यौगिक लेते हैं और प्रकाश संश्लेषण द्वारा ऊर्जा का भंडारण क्लोरोफिल युक्त अंगों विशेष रूप से पत्तियों में करते हैं।
पादप शरीर के निर्माण के लिए आवश्यक कच्ची सामग्री अलग से प्राप्त की जाती है। पौधों के लिए नाइट्रोजन, फास्फोरस तथा दूसरे खनिज लवणों के लिए मृदा निकटतम तथा प्रचुरतम स्रोत है। इसलिए इन पदार्थों का अवशोषण जड़ों द्वारा जो मृदा के संपर्क में रहते हैं किया जाता है। यदि मृदा के संपर्क वाले अंगों में तथा क्लोरोफिल युक्त अंगों में दूरी बहुत कम है तो ऊर्जा व कच्ची सामग्री पादप शरीर के सभी भागों में आसानी से विस्तारित हो सकती हैं। यदि पादप शरीर की अभिकल्पना में परिवर्तन के कारण ये दूरियां बढ़ जाती हैं तो ये पत्तियों में ऑक्सीजन सामग्री तथा जड़ों में ऊर्जा उपलब्ध कराने के लिए विसरण प्रक्रम पर्याप्त नहीं होगा। ऐसी परिस्थितियों में परिवहन की एक सुदृढ़ प्रणाली आवश्यक हो जाती है। विभिन्न शरीर अभिकल्पना के लिए ऊर्जा की आवश्यकता भिन्न होती है। पादप प्रचलन नहीं करते हैं और यदि पादप शरीर का एक बड़ा अनुपात उनके ऊतकों के मृत कोशिकाओं का होता है, इसके परिणाम स्वरूप पादप को कम ऊर्जा की आवश्यकता होती है तथा वे अपेक्षाकृत धीमे वहन तंत्र प्रणाली का उपयोग करते सकते हैं। जिन दूरियों पर परिवहन तंत्र का प्रचलन कर रहे हैं लंबे वृक्षों में भी बहुत अधिक हो सकती है। पादप वहन तंत्र भी पत्तियों से भंडारित ऊर्जा युक्त पदार्थ तथा जड़ों से कच्ची सामग्री का वहन करेंगे जो दो स्वतंत्र संगठित चालन नलिकाओं से निर्मित है। एक जाइलम है जो पदार्थ से प्राप्त जल और खनिज लवणों का वहन करता है। दूसरा फ्लोएम पत्तियों से प्रकाश संश्लेषण के उत्पाद संश्लेषित होते हैं पौधों के अन्य भागों तक वहन करता है। हम इन ऊतकों की रचना विस्तार से कक्षा 9 में पढ़ चुके हैं। जल का परिवहन जाइलम ऊतक में जड़ों, तनों और पत्तियों की वाहिकाएं तथा वाहिकाएं आपस में जुड़कर जल संवहन वाहिकाओं का एक सतत जाल बनाती हैं जो पौधों के सभी भागों से संबंध होता है। जड़ों की कोशिकाएं मृदा के संपर्क में हैं तथा वे सक्रिय रूप से आयन प्राप्त करते हैं। यह जड़ और मृदा के मध्य आयन संतरण में एक अंतर उत्पन्न करता है। इसी अंतर को समाप्त करने के लिए मृदा से जल जड़ों में प्रवेश कर जाता है। इसका अर्थ है कि जल अनवरत गति से जड़ के जाइलम में दाब का निर्माण करता है जो लगातार ऊपर की ओर धकेला जाता है। जो आमतौर पर पादपों की ऊंचाई देखते हैं, यह दाब जल को वहां तक पहुंचाने के लिए स्वयं ही पर्याप्त नहीं है। पादप जाइलम द्वारा अपने सबसे ऊंचाई के बिंदु तक जल पहुंचाने की कोई और युक्ति करते हैं। क्रियाकलाप 6 लगभग एक ही आकार के बराबर मृदा वाले 2 गमले लीजिए। एक में पौधा लगा दीजिए, दूसरे में गमले के पौधे की ऊंचाई की एक छड़ी लगा दीजिए। दोनों गमलों की मिट्टी प्लास्टिक की शीट से ढक दीजिए जिनमें नमी का वाष्पन न हो सके। दोनों गमलों को एक को पौधे के साथ तथा दूसरे को छड़ी के साथ प्लास्टिक शीट को ढक दीजिए। क्या आप दोनों में कोई अंतर देखते हैं? यह मानकर कि पौधे को पर्याप्त जल आपूर्ति है, जिस जल की रंध्र के द्वारा हानि हुई उसका प्रतिस्थापन पत्तियों में जाइलम वाहिकाओं द्वारा हो जाता है। वास्तव में कोशिका से जल के अणु का वाष्पन एक चूषण उत्पन्न करता है जो जल को जड़ों में उपस्थित जाइलम कोशिकाओं द्वारा खींचता है। पादप के वायवीय भागों द्वारा वाष्प के जल में जल की हानि वाष्पोत्सर्जन कहलाती है। अतः वाष्पोत्सर्जन जल के अवशोषण एवं जड़ों से पत्तियों तक जल तथा उसमें विलय खनिज लवणों के ऊपर मुखित गति में सहायक है। यह ताप के नियमन में भी सहायक है। जल के वहन में मूल दाब रात्रि के समय विशेष रूप से प्रभावित है। दिन में जब रंध्र खुलते हैं, वाष्पोत्सर्जन कर्षण जाइलम से जल की गति के लिए मुख्य प्रेरक बल होता है। एक वृक्ष में वाष्पोत्सर्जन के समय जल की गति, जल और वाष्पोत्सर्जन, भोजन तथा दूसरे पदार्थों का हस्तांतरण। जब तक हम पादप में जल और खनिज लवणों की चर्चा कर चुके हैं,
अब हम चर्चा करते हैं कि उपापचयी क्रियाओं के उत्पाद विशेष रूप से प्रकाश संश्लेषण जो पत्तियों में होता है तथा पादपों के अन्य भागों में कैसे भेजे जाते हैं। प्रकाश संश्लेषण के विलेय के उत्पादों का वर्णांतरण कहलाता है और यह संवहन ऊतकों के फ्लोएम नामक भाग द्वारा होता है। प्रकाश संश्लेषण के उत्पादों के अलावा फ्लोएम अमीनो अम्ल तथा अन्य पदार्थों का परिवहन भी करता है। ये पदार्थ विशेष रूप से जड़ों के भंडारण अंगों, फलों, बीजों तथा वृद्धि वाले अंगों में ले जाए जाते हैं। भोजन तथा अन्य पदार्थों के हस्तांतरण संलग्न साथी कोशिका की सहायता से चलनी नालिका में ऊपरमुखी तथा अधोमुखी दोनों दिशाओं में होते हैं। जाइलम द्वारा परिवहन, जिसे सामान्य भौतिक बलों द्वारा समझाया जा सकता है, से विपरीत फ्लोएम द्वारा स्थानांतरण है जो ऊर्जा के उपयोग से पूरा होता है। सुक्रोशरीखे पदार्थ फ्लोएम ऊतक में एटीपी से प्राप्त ऊर्जा से ही स्थानांतरित होते हैं। यह ऊतक का प्रासरण दाब बढ़ा देता है जिससे जल इसमें प्रवेश कर जाता है। यह दाब पदार्थों को फ्लोएम से उस ऊतक तक ले जाता है जहां दाब कम होता है। यह फ्लोएम को पादप की आवश्यकता के अनुसार पदार्थों का स्थानांतरण करता है। उदाहरण के लिए वसंत में जड़ व तन के ऊतकों में भंडारित शर्करा का स्थानांतरण कालिकाओं में होता है जिसे वृद्धि के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। प्रश्न, मानव में तंत्र के घटक कौन हैं? इन घटकों के कार्य क्या हैं? स्तनधारी तथा पंछियों में ऑक्सीजन तापीय ऑक्सीजन रुधिर को अलग करना क्यों आवश्यक है? उच्च संगठित पादपों में वहन तंत्र के घटक क्या हैं? पादप में जल और खनिज लवण का वहन कैसे होता है? पादप में भोजन का स्थानांतरण कैसे होता है? उत्सर्जन हम चर्चा कर चुके हैं। श्वसन में जनित वर्ज्य गैसों से कैसे छुटकारा पाते हैं? अन्य उपापचयी क्रियाओं में जनित नाइट्रोजन युक्त पदार्थों का निकलना आवश्यक है। यह जैव प्रक्रम जिसमें इन हानिकारक उपापचयी वर्ज्य पदार्थों का निष्कासन होता है उत्सर्जन कहलाता है। विभिन्न जंतु इसके लिए विविध युक्तियां करते हैं। बहुत से एककोषीय जीव इन अपशिष्टों को शरीर की सतह से जल में विसर्जित कर देते हैं, जैसा कि हम अन्य प्रक्रम में देख चुके हैं। जटिल बहुकोशिकीय जीव इस कार्य को पूरा करने के लिए विशिष्ट अंगों का उपयोग करते हैं। मानव उत्सर्जन तंत्र। मानव के उत्सर्जन तंत्र चित्र 6.13 में एक जोड़ा विक्र का एक मूत्र वाहिनी, एक मूत्राशय तथा एक मूत्र मार्ग होता है। विक्र उदर में रीढ़ की हड्डियों के दोनों ओर स्थित होते हैं। विक्र में मूत्र बनने के बाद मूत्र वाहिनी में होते हुए मूत्राशय में आ जाता है तथा यहाँ तब तक एकत्र रहता है जब तक मूत्र मार्ग से यह निकल नहीं जाता। मूत्र किस प्रकार तैयार होता है? मूत्र बनने का उद्देश्य रुधिर में से वर्ज्य पदार्थों को छानकर बाहर करना है। फुसफुस में CO2 रुधिर से अलग हो जाती है जबकि नाइट्रोजनी वर्ज्य पदार्थ जैसे यूरिया या यूरिक अम्ल विक्र में रुधिर से अलग कर लिए जाते हैं। यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि विक्र में आधारी निस्यंदन एकक फुसफुस की तरह ही बहुत पतली भित्ति वाली रुधिर कोशिकाओं का गुच्छा होता है। विक्र में प्रत्येक कोशिकीय गुच्छा एवं नालिका की कप के आकार के सिरे के अंदर होता है। यह नालिका छने हुए मूत्र को एकत्रित कराती है। चित्र 6.14। प्रत्येक विक्र में कैसे अनेक निस्यंद एकक होते हैं जिसे विक्राणु नेफ्रॉन कहते हैं। मानव उत्सर्जन तंत्र। मूत्राशय या शीशन में मूत्र मार्ग, मूत्राशय, महाशिरा, मूत्रवाहिनी, बाई धमनी, बाई विक्र शिरा, बाई विक्र धमनी जो आपस में निकटता से पैक रहता है। उसे प्रारंभिक निस्यंदन से कुछ पदार्थ जैसे ग्लूकोज, अमीनो अम्ल, लवण और प्रचुर मात्रा में जल रह जाते हैं। जैसे जैसे मूत्र इस नालिका में प्रवाहित होता है
इन पदार्थों में चयनित पुनर्शोषण हो जाता है। जल की मात्रा पुनर्शोषण शरीर में उपलब्ध अतिरिक्त जल की मात्रा पर तथा कितना विलेय वर्ज्य उत्सर्जित करना है पर निर्भर करता है। प्रत्येक विक्र में बनने वाला मूत्र एक लंबी नालिका मूत्रवाहिनी में प्रवेश करता है जो विक्र की मूत्राशय से जोड़ती है। मूत्राशय में मूत्र भंडारित रहता है जब तक कि फैले हुए मूत्राशय का दाब मूत्र मार्ग द्वारा उसे बाहर न कर दे। मूत्राशय पेशी होता है अतः यह तंत्रिका नियंत्रण में होता है। इसकी चर्चा हम कर चुके हैं। परिणाम स्वरूप हम प्रायः मूत्र निकासी का नियंत्रण कर लेते हैं। ये देखा है एक विकर्ण की संरचना। संग्राहक वाहिनी, विक्राणु का नलिकार भाग, ग्लैमेरुलस कोशिका गुच्छ, बोमन संपुट, विक्र धमनी की शाखा, विक्र शिरा की शाखा, विक्र धमनी। यह भी जाने कृत्रिम विक्र अपवहन उत्तरजीवित के लिए विक्र जैव अंग है जो कारक जैसे संक्रमण, आघात या विक्र में सीमित रुधिर प्रवाह विक्र की क्रियाशीलता को कम कर देते हैं। यह शरीर में विषैले अपशिष्ट को संचित कराता है जिससे मृत्यु भी हो सकती है। विक्र में अपक्रिया होने की अवस्था को कृत्रिम विक्र का उपयोग किया जाता है। एक कृत्रिम विक्र नाइट्रोजनीय अपशिष्ट उत्पादों को रुधिर से अपवहन डायलाइसिस द्वारा निकालने की एक युक्ति है। कृत्रिम विक्र बहुत सी अर्धपारगम्य अस्तर वाली नालिकाओं से युक्त होते हैं। ये नालिकाएं अपवहन द्रव से भरी टंकी में लगी होती हैं। इस द्रव का प्रसरण दाब रुधिर जैसे ही होता है लेकिन इसमें नाइट्रोजन अपशिष्ट नहीं होते। रोगी के रुधिर को इन नालिकाओं से प्रभावित कराते हैं। इस मार्ग में रुधिर से अपशिष्ट उत्पाद विसरण द्वारा अपवहन पदार्थ में आ जाते हैं। शुद्धिकृत रुधिर वापस रोगी के शरीर में पंपित कर दिए जाते हैं। यह विक्र के कार्य के समान है लेकिन एक अंतर है कि इसमें कोई पुनर्शोषण नहीं है। प्राय एक स्वस्थ वयस्क को प्रतिदिन 180 लीटर आरंभिक निषिद्ध विक्र में होता है। यदि एक दिन में उत्सर्जित मूत्र का आयतन वास्तव में 1 या 2 लीटर है क्योंकि शेष निषिद्ध विक्र नलिकाओं को पुनर्वेशित हो जाता है। ये आपका धमनी में पंप का मार्ग, चयनित पारगम्य झिल्ली की बनी नलिका, अपवहन विलयन, अपवहन के बाद का विलयन यूरिया अतिरिक्त लवण, अपवहन के लिए ताज़ा विलयन उपकरण से शिराओं के मार्ग। आइए विचार करें अंगदान। अंगदान एक उदार कार्य है जिसमें किसी ऐसे व्यक्ति को अंगदान किया जाता है जिसका कोई अंग ठीक से कार्य न कर रहा हो। यह दानदाताओं और उनके परिवार वालों की सहमति द्वारा किया जा सकता है। अंग और ऊतक दान से दाता की उम्र व लिंग मायने नहीं रखता। प्रत्यारोपण किसी व्यक्ति के जीवन को बचा या बदल सकता है। ग्राही के अंग खराब अथवा बीमारी या चोट की वजह से क्षतिग्रस्त होने के कारण अंग प्रत्यारोपण आवश्यक हो जाते हैं। अंगदान में किसी एक व्यक्ति दाता के शरीर से शल्य चिकित्सक द्वारा अंग निकलकर किसी अन्य व्यक्ति ग्राही के शरीर में प्रत्यारोपित किया जाता है। सामान्यतः प्रत्यारोपण में कर्निया, गुर्दे, दिल, यकृत, अग्नाशय, फेफड़े, आंत व अस्थिमज्जा शामिल हैं। अधिकांश अंगदाता व ऊतकदाता दानदाता की मृत्यु के ठीक बाद होते हैं जब डॉक्टर किसी व्यक्ति के मस्तिष्क में मृत्यु घोषित करता है। लेकिन कुछ अंग जैसे गुर्दे, यकृत का कुछ भाग, फेफड़े इत्यादि और ऊतकों का दान दाता के जीवित होने पर भी किया जा सकता है। पादपों में उत्सर्जन। पादप उत्सर्जन के लिए जंतुओं से बिल्कुल भिन्न युक्ति प्रयुक्त होते हैं। प्रकाश संश्लेषण में जनित ऑक्सीजन भी अपशिष्ट उत्पाद कही जा सकती है। हम पहले चर्चा कर चुके हैं कि पौधे ऑक्सीजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड के साथ कैसा व्यवहार करते हैं। वे अतिरिक्त जल से वाष्पोत्सर्जन द्वारा छुटकारा पा सकते हैं। पादपों में बहुत से ऊतक मृत कोशिका के बने होते हैं और वे अपने कुछ भाग जैसे पत्तियों का क्षय भी कर सकते हैं। बहुत से पादप अपशिष्ट उत्पाद कोशिका रिक्तियों में संचित रहते हैं। पौधों में गिरने वाली पत्तियों में भी अपशिष्ट
उत्पाद संचित रहते हैं। अन्य अपशिष्ट उत्पाद रेजिन तथा गोंद के रूप में भी विशेष रूप में पुराने जाइलम में संचित रहते हैं। पादप भी कुछ अपशिष्ट पदार्थों को अपने आसपास की मृदा से उत्सर्जित करते हैं। प्रश्न, विकिरण नेफ्रॉन की संरचना तथा क्रियाविधि। उत्सर्जित पदार्थ से छुटकारा पाने के लिए पादप किन विधियों का उपयोग करते हैं? मूत्र बनाने की मात्रा का नियमन किस प्रकार होता है? आपने क्या सीखा? विभिन्न प्रकार की गतियों को जीवन सूचक माना जा सकता है। जीवन के अनुसंरक्षण के लिए पोषण, शोषण, शरीर के अंदर पदार्थों का समूह तथा अपशिष्ट उत्पादों का उत्सर्जन आदि उपक्रम आवश्यक हैं। स्वपोषी पोषण में पर्यावरण से सरल अकार्बनिक पदार्थ लेकर तथा वायु ऊर्जा स्रोत जैसे सूर्य का उपयोग करके उच्च ऊर्जा वाले जटिल कार्बनिक पदार्थों का संश्लेषण। विषम पोषी पोषण में दूसरों जीवों द्वारा तैयार किए गए जटिल पदार्थों का अंतःग्रहण। मनुष्य में खाए गए भोजन का विखंडन भोजन नली के अंदर कई चरणों में होता है तथा पाचित भोजन क्षुद्रांत में अवशोषित करके शरीर की सभी कोशिकाओं में भेज दिया जाता है। श्वसन प्रक्रम में ग्लूकोज जैसे जटिल कार्बनिक यौगिकों का विखंडन होता है, जिससे एटीपी का उपयोग कोशिकाओं में होने वाले अन्य क्रियाओं को ऊर्जा प्रदान करने के लिए किया जाता है। श्वसन वायवीय या अवायवीय हो सकता है। वायवीय श्वसन में जीव को अधिक ऊर्जा प्राप्त होती है। मनुष्य में ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, भोजन तथा उत्सर्जित उत्पाद सरीखे पदार्थों का वहन परिसंचरण तंत्र का कार्य होता है। परिसंचरण तंत्र में हृदय, रुधिर तथा रुधिर वाहिकाएं होती हैं। उच्च विभेदी पादपों में जल, खनिज लवण, भोजन तथा अन्य पदार्थों का परिसंचरण संवहन ऊतक का कार्य है, जिसमें जाइलम तथा फ्लोएम होते हैं। मनुष्य में उत्सर्जित उत्पाद विलेय नाइट्रोजनी यौगिकों के रूप में विकिरण नेफ्रॉन द्वारा निकाले जाते हैं। पादप अपशिष्ट पदार्थों से छुटकारा प्राप्त करने के लिए विविध तकनीकों का उपयोग करते हैं। उदाहरण के लिए अपशिष्ट पदार्थ कोशिका रिक्ति से वंचित किए जा सकते हैं या गोंद व रेजिन के रूप में तथा गिरती पत्तियों द्वारा दूर किया जा सकता है, या ये अपने आसपास की मृदा में उत्सर्जित कर देते हैं।